स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल युवकों को प्रेरित किया लेकिन सभी को अपने जीवन में सरलता लाने की नई दिशा दिखलाई। इसलिए स्टीव जॉब्स का नाम दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में लिया जाता है। आज मैं आपके साथ स्टीव जॉब्स की बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक वीडियो शेयर कर रहा हूं। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप कृपया अपना समय निकालकर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। यह वीडियो स्टीव जॉब्स के बेहतरीन भाषण जो उन्होंने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दीक्षांत समारोह में दिया था। स्टीव जॉब्स का यह स्पीच स्टे हंग्री स्टे फूलिश बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, जिसने मेरे जीवन को वास्तविक रूप से प्रभावित किया है। जब भी मैं आंतरिक रूप से स्वयं को विचलित पाता हूं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखता हूं, जिससे मुझे अपना विजन बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। स्टीव जॉब्स का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है। यह स्पीच आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करेगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि स्टीव जॉब्स की इस बेहतरीन लाइफ लर्निंग की स्पीच की वीडियो आप अवश्य देखें। स्टीव जॉब्स ने जो बातें अपने जीवन के 50 सालों में सीखी वो आप सिर्फ 20 मिनट में सीख पाओगे। जिस तरह स्टीव जॉब्स जीरो से उठकर हीरो बने, यह एक मिसाल है, यह एक आदर्श है। दुनिया के हर मनुष्य के लिए स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में इंग्लिश के कहावत को सच करके बताया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। शायद यही एक खास बात है इस वीडियो की, जो आज स्टीव जॉब्स के इस दुनिया में न रहने के बावजूद कई सालों से प्रत्येक दिन करोड़ों लोगों द्वारा इस संसार के कोने कोने में सुना जाता है। आज इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति सुनता है। इस वीडियो में स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन भर की लर्निंग को केवल 20-22 मिनटों में 3 कहानियों के माध्यम से बताया। अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव व अनुभवों को शेयर किया। वे सारी बातें बड़ी कमाल की हैं। आज मैं बिल्कुल सरल भाषा में स्टीव जॉब्स का वह अंग्रेजी स्पीच को हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि सभी भारतवासी इसे समझ सकेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा अनुभव करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन में एक अलग सकारात्मक सोच के साथ आएंगे, जो बिना किसी देरी से आपके जीवन में एक प्रलय लेके आएगा। और आज चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस लाइफ चेंजिंग वीडियो की, जिसमें सभी शब्द हूबहू स्टीव जॉब्स के हैं, सिर्फ आवाज़ मेरी है। यह मैंने हिंदी में प्रस्तुत किया है ताकि इसे समझकर अपने जीवन में उतार सकें। कुछ ही मिनटों का यह भाषण है। स्टे हंग्री स्टे फूलिश, छोटा भाषण मगर प्रेरणादायक, उत्साहित और हर मनुष्य को जीवन में कर्म के दृष्टिकोण से देखने को यह मजबूर कर देता है। इस भाषण में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के घटित घटनाओं को मात्र 3 कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया है, जो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड स्पीच इन इंग्लिश। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने कॉलेज से डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। सच तो यह है कि मैं ग्रेजुएशन के सबसे करीब आज आया हूँ। मैं आज आप सबको सच्चाई से परिचित करवाना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं जोड़ने और समझने के बारे में है। मुझे पहले 6 महीनों के बाद ही रीड कॉलेज से निकाला गया था
और 18 महीनों तक मैं कॉलेज से बाहर ही रहा था, जिसके बाद मैंने सचमुच ही कॉलेज छोड़ दिया। मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले हुई थी। मेरी जैविक माँ एक अविवाहित युवा कॉलेज छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने के लिए दे दिया। वह चाहती थी कि मुझे पढ़े लिखे लोग गोद लें, इसलिए एक वकील और उसकी पत्नी का मुझे गोद लेना तय हो गया। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ, उस परिवार ने ऐन वक्त पर ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बेटी होगी बस। तो मेरे माता पिता को उस समय प्रतीक्षा सूची में जो थे, उन्हें देर रात के बीच एक फ़ोन आया, न जाने कैसे हमें लड़का हुआ है, आप उसे गोद लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ कॉलेज भी नहीं गई थी और मेरे पिता स्कूल भी नहीं गए थे। उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह केवल कुछ ही महीनों बाद मेरी बायोलॉजिकल मदर मान गई, जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मुझे महाविद्यालय जरूर भेजा जाएगा। और आखिर 17 साल बाद मैं कॉलेज में पढ़ने गया, लेकिन मैंने अनजाने में एक ऐसा कॉलेज चुना जो इतना महंगा था कि जिसकी फीस भरने के लिए सामान्य वर्गीय माता पिता की सारी कमाई मेरे पढ़ाई में ही खर्च हो गई। 6 महीने बाद मुझे इसमें कुछ मूल्य नहीं दिखा। जिंदगी में कुछ मुझे क्या करना है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसके ऊपर मुझे यह भी मालूम नहीं था कि ये कॉलेज की शिक्षा किस तरह इस समस्या का हल निकलने में मददगार साबित हो सकती है। और इधर मैं अपने माता पिता द्वारा जमा किए हुए धन को खर्च कर रहा था। मैंने इस विश्वास और भरोसे पर कि ज़िंदगी सब संभाल लेगी, कॉलेज छोड़ दिया। उस समय मैं अपने निर्णय से काफ़ी डरा हुआ था, पर आज सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। उस समय मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद अनावश्यक कक्षाओं में उपस्थित रहना भी छोड़ दिया था। सब कुछ इतना रोमानी नहीं था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा भी नहीं था। मैं तो एक दोस्त के कमरे में फर्श पे सोता था। मैं 5 सेंट कमाने के लिए कोक की बोतलें वापस करने का काम करता और उन पैसों से खाना खरीदता था। और पूरे सप्ताह में एक अच्छा भोजन करने के लिए मैं हर रविवार रात को हरे कृष्ण मंदिर 7 मील दूर चल कर जाता था। मुझे यह सब अच्छा लगता था और जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा और दिल की बात सुनकर किया और पाया, वह सब बाद में मेरे लिए बहुत अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी अनुदेश उपलब्ध था। परिसर के हर पोस्टर, हर दीवार पर, प्रत्येक लेबल पर खूबसूरती से कैलीग्राफी की गई थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं सामान्य विषयों के क्लास नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ अक्षर रचना और अलग अलग अक्षरों के बीच दूरी की मात्रा के बारे में सीखा। मैंने सीखा कैसे महान अक्षर रचना महान बनाती है। वह सुंदर और ऐतिहासिक था। कलात्मकता का एक ऐसा सूक्ष्म पहलू जो विज्ञान समझ नहीं सकता, और मुझे वह बहुत आकर्षक लगा। उस समय जरा सी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का उपयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मसिंटोस कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने उसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मुझे कॉलेज से निकाला नहीं गया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट नहीं होते। चूँकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मुझे कभी निकाला नहीं गया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो कक्षाएं नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट होते ही नहीं। निश्चित ही जब मैं कॉलेज में था, तब भविष्य में देखकर इन बिंदुओं को आपस में जोड़ना मुश्किल था।
लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य में झांककर बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ भूतकाल देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हो। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके भविष्य में जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गुणों में, अपने किस्मत में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में। किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में भरोसा करना कि आगे चलकर बिंदु जुड़ेंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और आपकी यही बातें आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। ओज और मैं अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की, तब मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। युवा स्टीव जॉब्स, आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकल सकते हो? खैर, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक ऐसे प्रतिभावान आदमी को काम पर रखा जिसने कुछ आगे महान कार्य करने का सपना दिखाया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य दृष्टिकोण को देखकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इसलिए 30 साल की आयु में मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। सार्वजनिक तौर पर भी निकाल दिया गया था। जो मेरा पूरे जीवन का उद्देश्य था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल भी तबाह कर देने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से अपना के मैंने अपने पहले ही पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं बहुत बड़ा असफल व्यक्ति बन चुका था। एक बार तो मैंने घाटी छोड़कर जाने की भी सोच ली थी, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी भावुक हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे जुनून में जरा भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकृत कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने सब कुछ सोचा। मुझे लगा कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब प्रारंभिक होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रियाशील समय में आ पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेस्ट और दूसरी कंपनी फिक्सर शुरू की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही प्रतिभावान महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। फिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और वह इस वक्त का दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेस्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेस्ट द्वारा विकसित किया गया तंत्रज्ञान उपयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था।
आप सच में क्या करना पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप करते हुए खुशी महसूस कर सकें। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और पूरी तरह से समाधानी होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिश्ते में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। मैं 17 साल का था तो मैंने एक कहावत पढ़ी जो कुछ इस तरह की थी: यदि आप हर रोज ऐसे जिएं जैसे कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में एक ऐसी छाप बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज क्या करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिन तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर सब गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पाचक ग्रंथि में ट्यूमर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाचक ग्रंथि क्या होती है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका मतलब होता है आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीने में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इन्हीं लक्षणों के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां पर एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं बेहोश था, पर मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पाचन कैंसर है जो क्रिया करने से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मौत एक उपयोगी लेकिन एक बौद्धिक संकल्पना है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मौत को डरते हैं, जिसे हम सब बांटते करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नया रास्ता खोलती है। और इस समय आप नए हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे।
इतना नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूं, पर यह बिल्कुल सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों से शोर की अंदर की आवाज़ को सुनिए। अपने अंतर जान को डूबने मत दीजिए, और वो पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। आपके मन की आवाज़ की सुनिए, बाकी सब गौड़ है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबिल में से एक था। इसलिए स्टुअर्ट ब्रैंड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, वे इसे अपना कलात्मक स्पर्श देकर बड़ा ही जीवंत किया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटर और पोलराइट कैमरे की मदद से बनाई जाती थी। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक किताब की तरह कर दिया था। वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। यह एक आदर्श था, महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई संस्करण निकाले, और अंत में एक अंतिम संस्करण भी निकाला। वो 70 के दशक का मध्य था, और तब मैं आपके जितना था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पे प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप जोखिम में हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस फोटो के नीचे लिखा था, स्टे हैंग्री स्टे फूलिश। मैं उनका अंतिम मैसेज ये अपने दिल में छाप लिया। तब उन्होंने अपने भाषण को अंतिम विराम दिया, स्टे हैंग्री स्टे फूलिश, और मैंने अपने लिए हमेशा यही इच्छा जताई है। और जब आप लोग आज यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही इच्छा रखता हूँ, स्टे हैंग्री स्टे फूलिश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।